एक समान आवेशित अचालक गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये गास के प्रमेय का हम लोग क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। गास का प्रमेय किस लिए दिया गया था? वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए। और किस कंडीशन में? तो बंद पृष्ठ में। तो किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए हम गॉस के नियम का उपयोग करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी तो उसका उपयोग है। कहाँ उसका उपयोग है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए जो उपयोग है उसमें पहला हम लोग पढ़ लिए हैं, उसमें था एक समान आवेशित चालक गोलीय कोष था। और ये कैसा है? आवेशित तो है लेकिन अचालक है। मतलब कि तब आवेशित गोलीय चालक में और आवेशित गोलीय अचालक में क्या अंतर है? माने ये जो मार्कर है ये आपका कैसा होगा, चालक है कि अचालक है? अचालक है। और हम कोई लोहा का पदार्थ ले लें तो चालक ना हो जाएगा। दोनों पर बराबर आवेश दिया गया है तो दोनों आवेशित हो गया। लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है? एक चालक है एक अचालक है, ये तो बात सही है। लेकिन जब दोनों का आवेशित किया गया है तो दोनों का जो व्यवहार है थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है। अगर आप चालक वस्तु को आवेशित करेंगे, ध्यान समझिएगा, चालक वस्तु को आवेशित करेंगे तो जो आवेश होगा वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अचालक को आवेशित करते हैं तो जो आवेश होता है ना वो इसके पृष्ठ पर नहीं होता है, इसके अंदर आयतन में चला जाता है। कहाँ जाता है? अंदर आयतन में। दूसरा चीज कि इसमें जहां जितना आवेश दे देंगे वहां उतना ही रहेगा। चालक में आवेश देंगे ना तो एक समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है, हर जगह एक समान रूप से बढ़ जाएगा। हम क्या करते हैं कि हम एक गोलीय अचालक लेते हैं। अब देखिए लैंग्वेज कैसे लिखा जाएगा, ध्यान समझिएगा। माना कैपिटल आर त्रिज्या का, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोलीय कोष है। कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोलीय कोष है जिसके भीतर, पृष्ठ पर नहीं, जिसके भीतर एक समान रूप से धन आवेश वितरित है। जिसके भीतर एक समान रूप से धन आवेश वितरित है। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था लेकिन वहां पर वितरण जो था उसके पृष्ठ पर था। आज देख रहे हैं पृष्ठ के अंदर ना आ गया, तो इस पर एक समान रूप से धन आवेश क्या है, वितरित है। और हमको इसके केंद्र से जो है स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ भी आप यहाँ से तीन कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। एक तो बाहर ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा इसके पृष्ठ पर, और तीसरा इस गोलीय कोष के कहाँ पर ज्ञात करेंगे, भीतर ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले कहाँ ज्ञात करते हैं, बाहर। तो लिखने का तरीका समझ में आया? क्या लिखेंगे? माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोलीय कोष है जिसमें एक समान रूप से धन आवेश Q वितरित है, या ऐसे कह सकते जिस पर Q आवेश, जिसमें एक समान रूप से Q आवेश वितरित है। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और जो पहला हम लोग का कंडीशन है वो है कि पृष्ठ के बाहर हम वैद्युत क्षेत्र कहाँ निकाल रहे हैं, तो पृष्ठ के बाहर वाले कंडीशन में जो R होता है ना वो बड़ा होता है किससे, त्रिज्या से। इस R को बड़ा रखना पड़ेगा ना तभी ना बाहर जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका हो गया R ग्रेटर देन कैपिटल R, बड़ा है। अब हमको जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहां से क्या खींचते हैं, गासियन पृष्ठ खींचते हैं। क्या खींचते हैं? जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहां से गासियन पृष्ठ खींचते हैं। और वो गासियन पृष्ठ उस बिंदु से होकर जाना चाहिए जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कल वाला ही टॉपिक चल रहा है एकदम उसी के जैसा। इसके बाद हम क्या किए थे, यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव
क्या ले लिए थे? डीए। एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए ले लिया गया था, डीए। और इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश क्या था? वेक्टर डीए। इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश क्या था? वेक्टर डीए। और वैद्युत क्षेत्र है ना, धन आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी कहाँ होगी? बाहर की तरफ ही होगी। मतलब जो वेक्टर ई है वो भी कहाँ होगा? बाहर की तरफ होगा। तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा जी? थीटा कितना हो जाएगा? इतना तो क्लियर है। कल वाले में इसमें तो कोई अंतर नहीं है। बस देखिए चित्र भी उसी के जैसा सेम बना है। थोड़ा सा अंतर है कि कल का जो आवेश था ना वो बाहर यहाँ पर पृष्ठ पर था, दिख रहे थे, और आज वाला कहाँ है? अंदर। अंदर इसलिए कि वो कल वाला चालक था, आज वाला क्या है? अचालक है। तो हम क्या करेंगे? इस सूक्ष्म क्षेत्रफल और डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं, और जो फ्लक्स आ जाएगा उसी का क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला क्या निकल जाएगा? वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। कल वाला ही काम कर रहे हैं हम लोग। तो लिखेंगे कि क्षेत्रफल अवयव कहाँ से? डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना मान लें जी? डी फाई ई हो तो, अब छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है तो वैद्युत फ्लक्स भी कैसा होगा? छोटा ही होगा। तो डी फाई ई हो तो परिभाषा से क्या जानते हैं? डी फाई ई इक्वल टू, बोलिए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और डॉट गुणन करते हैं तो क्या आता है? ई डी ए कॉस थीटा। थीटा तो जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही जैसा है, एक ही तरफ है, इसीलिए कोण क्या है? जीरो। तो ये हो जाएगा ई आकाश जीरो का मान 1 छोड़ दे, यहाँ पर लिख देते हैं काश जीरो इक्वल टू, याद रहेगा इतना से, का 0 1 हो गया। तो ये निकल गया डी फाई ई, ठीक है, डी फाई ई, ठीक है। तो ये तो जो निकला, ये जो निकला है ये इस सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला ना फ्लक्स है। तो अब हम निकालें कि अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या करते हैं? छोटे वाले का ही समाकलन कर देते हैं ना, छोटे वाले क्या कर देते हैं? तो छोटा वाला कितना है? डी फाई ई है ना, और डी फाई ई कितना है? ई डी ए, ये कितना है? ई डी ए। ई तो कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ से यहाँ पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, चाहे यहाँ निकालिए चाहे यहाँ निकालिए, हर जगह दूरी बराबर है ना। तो ई कांस्टेंट है, तो ई को कहाँ कर देंगे? बाहर। तो फाई ई इक्वल टू, ई तो बाहर हो गया, और सरफेस इंटीग्रल किसका हो जाएगा? डी ए हो जाएगा। देखिए कल वाले में और इस वाले में कहीं कोई अंतर नहीं दिख रहा है, एकदम एक ही जैसा है। अब डी ए देखिए, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है, इस क्षेत्रफल अवयव का विस्तार करेंगे बढ़ाते बढ़ाते तो पूरा एरिया कवर कर लेगा, पूरे गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो डीए बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? जल्दी बोलिए। फाई ई इक्वल टू ई, और डीए मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अरे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल एक ढकते कवर करते करते पूरा ना पृष्ठ कवर कर लेगा। ऐसा ऐसा बहुत सारा इसमें ना छोटा छोटा खंड है, ताकि ये सब मिला के मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उतना ही ना होगा। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसको समीकरण बना देते हैं 1। ये हो गया, हाँ समीकरण 2, कोई बात नहीं है, 2 बना दीजिए। अब तो ये जो वैद्युत फ्लक्स निकला है ये किस पृष्ठ से गुजरने वाला है? जो गासियन पृष्ठ खींचा है ना, यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स निकल गया है। किससे निकला है? परिभाषा से निकला है।
अब इसी फ्लक्स को अगर हम गॉस के प्रमेय से निकालें तो सेम चीज आना चाहिए, परंतु गॉस के प्रमेय से एक चीज ध्यान देना, इस पर एक समान कितना आवेश वितरित है, क्यू आवेश वितरित है। तो गॉस के प्रमेय से अगर निकालें तो फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। इसको समीकरण 3। तो हम परिभाषा से निकाल रहे हैं तो फ्लक्स इतना आ रहा है, और गॉस के प्रमेय से निकाल रहे हैं तो फ्लक्स इतना आ रहा है, और दोनों एक ही पृष्ठ का फ्लक्स है। इसका मतलब दोनों क्या होगा, बराबर होगा। आप मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का वजन तोलना है, आप किसी भी कांटा से तोलेंगे तो वजन तो उसका सेम ना आना चाहिए। जब व्यक्ति नहीं बदल रहा है तो वजन कैसे बदल जाएगा। तो यहाँ पर जिस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल रहे हैं, वो चाहे परिभाषा से निकालिए चाहे गॉस के प्रमेय से निकालिए, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो समीकरण, ये थोड़ा इसमें का ध्यान देना, समीकरण 2 तथा 3 से दोनों बराबर है ना जी। इसका मतलब हो जाएगा E 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से जब E का मान निकालेंगे, E का मान, तो Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0। इस सबको भेज दे कहाँ पर, नीचे। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर देंगे तो यहाँ का आगे कुछ नहीं है तो 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ, और Q बटा आर स्क्वायर एक साथ, Q बटा एकदम जो कल रिजल्ट आया था ना वही आया है, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। कोई समस्या इसमें, एकदम वही है, कुछ अंतर नहीं है, बस एक नाम का अंतर है कि वो चालक था और ये कैसा है। उसमें जो आवेश थे वो इसके पृष्ठ पर वितरित थे, और यह आवेश इसके आंतरिक भाग मतलब आयतन में वितरित है। ठीक है, गोले के पृष्ठ पर, सेकंड नंबर क्या है, या गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। तो बताइए, ये दूसरा नंबर है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर अगर यही काम करेंगे तो जो ये बिंदु P बाहर है, ये बिंदु P तो यहाँ आ जाएगा, और उस कंडीशन में जो स्मॉल r होगा वो कैपिटल R के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बाकी सारा काम तो यही चलेगा। तो गोलीय कोश के पृष्ठ पर अगर देखें तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में स्मॉल r किसके बराबर हो जाता है, कैपिटल R के। अतः पृष्ठ से ये वैद्युत तीव्रता ज्ञात कर रहा है ना। अतः इस स्थिति में स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फ्लक्स नहीं ज्ञात करेंगे, सीधे तीव्रता निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बस क्या करेंगे, जहां स्मॉल r है तहां क्या रख देंगे, कैपिटल R रख देंगे। और तो कुछ बदल नहीं रहा है इसमें, केवल दूरी बदल रहा है। दूरी घटते 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 यहाँ पर ना गया, तो यहाँ पर गासियन पृष्ठ खींचेंगे, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेंगे, सारा प्रोसेस तो सेम करना पड़ेगा। बस अंतर यह है कि स्मॉल r के बदले में क्या रखना पड़ेगा, कैपिटल R। तो वही रख लेते हैं सीधे रिजल्ट में ही। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा कैपिटल R स्क्वायर, ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ पर, इसके पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर किसी बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इतना ही आएगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। इसको भी लिख लीजिए। देखिए ये हमारा, अब ध्यान से देखिए, अब हम कौन सा कंडीशन देखेंगे इसका, हाँ गोलीय कोश के अंदर, बात नहीं करो, गोलीय कोश के अंदर। इसमें देखिए स्मॉल जो r होगा ना वो छोटा हो जाएगा किससे, कैपिटल R से, छोटा होगा ना। तो ध्यान से देखिएगा, कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला है, वही वाला पहला वाला चित्र है, कैपिटल R त्रिज्या का क्या है एक, और इसमें
एक समान रूप से आपका वही Q आवेश वितरित है जो कि शुरुआत वाले चित्र में बनाया गया था। आवेश कहाँ वितरित है? तो इसके आयतन में। कहाँ वितरित है? चालक रहता तब पृष्ठ पर रहता, अभी इसके आयतन में क्या है? वितरित है। पहला वाला चित्र है। लेकिन अब जो हमको इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, वो बिंदु बाहर नहीं है, इसके अंदर है। तो यहाँ पर हम बिंदु को मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया? बिंदु P हो गया। और इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये दूरी स्मॉल r है, समझ रहा है? तो वही स्मॉल r लिखे हैं कि कैपिटल R से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। अब जिस बिंदु से हमको, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, वहां से क्या करते हैं? एक गासियन पृष्ठ खींचते हैं। चौधरी क्या बतिया रहा है? झांक रहा था उसमें, इसीलिए पूछे हैं। तो यहां से एक हम क्या करेंगे? गासियन पृष्ठ खींच लेंगे। ठीक, गासियन पृष्ठ किस त्रिज्या का है? स्मॉल r त्रिज्या का। अब पूरा कोष किस त्रिज्या का है? कैपिटल R का है। और इसी गासियन पृष्ठ पर एक छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या ले लेते हैं? dA ले लेंगे, जिसकी जो दिशा होगी क्षेत्रफल सदिश का वो बाहर की तरफ होगा। और चूंकि धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की तरफ ही होगी, मतलब E भी ऊपर ही होगा इसी दिशा में। तो यहाँ पर थीटा कितना होगा? समझा रहा ना? यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो हर जगह बाहर की तरफ होगा, हर जगह बाहर की तरफ होगा ना। तो जहां से भी क्षेत्रफल अवयव लेंगे, वैद्युत क्षेत्र भी उसी से पास करेगा। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0। तो अब हम ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA लिया गया है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं, जैसा कि पहले वाले में किए थे, वहीं से लेकर चलेंगे। लिखेंगे यहां से कि क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना माने जी? d फाई ई हो तो, d फाई ई हो तो बताइए d फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, यही ना है? तो ये d फाई ई कितना होगा? ई डी ए। पिछला वाले मिसाल में कभी अभी अंतर नहीं हो रहा है, वैसे ही चल रहा है। तो एक याद करेंगे तो सारा का सारा एकदम तैयार होते जाएगा। अब थीटा कितना है जी? तो चूंकि हमारा थीटा क्या है? 0 है, इसलिए कॉस 0 होगा। आकाश 0 का मान कितना होता है? तो कॉस खत्म हो गया। तो डी फाई ई इक्वल टू हो गया E इंटू डी ए, समीकरण नंबर। तो ये तो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स है। अब हम इस संपूर्ण फ्लक्स से संपूर्ण क्षेत्र से गुजरने वाला निकाल रहे हैं, मतलब इस संपूर्ण पृष्ठ से सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से कितना निकला? डी फाई ई। तो इसको ऐसे ऐसे बहुत सारा इसमें एरिया होगा ना, तो इसको बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो पूरा एरिया कवर कर लेगा। तो निकालेंगे। अतः संपूर्ण, ध्यान देना, संपूर्ण मतलब है कैपिटल R वाला नहीं समझेंगे, जो गासियन पृष्ठ लिए है ना वो है। अतः संपूर्ण गासियन पृष्ठ लिख देते, नहीं तो तुम लोग भूल जाओगे। संपूर्ण गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत, दिखाई दे रहा है जी यहाँ पर, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई ई होता है ना। सरफेस इंटीग्रल किसका? ई डी ए का। ई कहाँ निकल जाएगा? ई निकल जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा? और डी ए कितना होगा? तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 बना देते हैं इसको। इतना तो ठीक है, ये पहले वाले जैसा ही है। अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर हम वैद्युत फ्लक्स तो निकाल लिए, किसके कारण? जो आवेश परिभाषा से निकाले हैं। यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स किससे निकाले हैं?
परिभाषा से निकाला गया है ना। अब हम यही फ्लक्स गॉस के नियम से निकालेंगे। किसे निकालेंगे? तो गॉस के नियम से फ्लक्स को निकालने के लिए बताइए क्या चाहिए? फाई ई इक्वल टू क्यू इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट चाहिए ना। क्यू कहाँ का आवेश है? अंदर का। किसके अंदर का आवेश है? पृष्ठ के अंदर का। तो बताइए इस पर तो एक समान आवेश क्यू भरा था, जो गोलीय कोष लिए थे उससे घिरा हुआ कुल आवेश क्यू था। तो क्या इससे भी घिरा हुआ कुल आवेश क्यू होगा? नहीं, थोड़ा सा कम आवेश ना घेरेगा। तो हम यहाँ का मान लेते हैं कि क्यू डैश है। क्या मान लेते हैं? हम यह मान लेते हैं कि जो अंदर वाला गासियन पृष्ठ है वह कितना आवेश घेर रहा है? क्यू डैश। तो यहाँ लिखेंगे कि यदि नहीं लिखते, माना लिखते हैं, माना गासियन पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश कितना है? क्यू डैश है। तो क्यू डैश का मान तो निकालना पड़ेगा, तभी ना क्यू डैश बटा एप्सिलॉन नॉट करेंगे। सूत्र क्या जानते हैं? फाई ई का। फाई ई का फार्मूला होता है कि किसी क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू कहाँ का आवेश है? उस पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश है। इस पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश कितना है? क्यू डैश है। क्यू नहीं है तो हमको क्यू डैश का मान क्या करना पड़ेगा? अच्छा, निकालना पड़ेगा। तो जो हमारा गोलीय कोष था इसमें कुल कितना आवेश है? मतलब हम कह सकते हैं कि गोलीय कोष के आयतन में कितना आवेश है? गोलीय कोष का आयतन कितना है? अरे त्रिज्या पता है ना। अब त्रिज्या जब पता है तो गोलीय कोष का आयतन भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? अच्छा बताइए, ये आपका गोलीय कोष है तो इसमें कितना आवेश है? तो ये इसका एरिया बड़ा ना है तो क्यू आवेश है। और जो गासियन पृष्ठ लिए हैं इसका एरिया कैसा है? छोटा है, तो इसमें आवेश भी क्या होगा? कम होगा। तो हम पहले यह निकालते हैं ना कि बड़ा वाला जो आपका गोलीय कोष है इसमें कितना आवेश है, तो उसमें कितना आवेश है? क्यू। लेकिन हमको यह जानना है कि कितना आयतन में क्यू है। माने क्यू तो है लेकिन ये क्यू कितना आयतन में है, तो पहले आयतन निकालते हैं। तो लिखेंगे गोलीय कोष का आयतन। गोलीय कोष का बताइए आयतन का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। गोलीय कोष का त्रिज्या तो आर है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब में कितना आवेश है? तो क्यू आवेश है। तो 4/3 पाई आर क्यूब में आवेश बराबर कितना? क्यू। तो बताइए इतना आयतन में आवेश कितना है? क्यू। तो हम कहें कि एक आयतन में बताइए तो एकांक आयतन। तो एकांक नहीं समझे? 10 पेन का दाम 100 रुपया है, एक पेन का दाम कितना होगा? 10 रुपया। भाग कर देंगे, माने इतना आयतन में क्यू आवेश है। ध्यान देना, इतना आयतन में कितना है? अरे मान लो कि आयतन 50 है। कितना आयतन है? तो 50 आयतन में आवेश मान लो 100 है। आवेश कितना है? तो एक आयतन में एकांक आयतन में आवेश कितना होगा? आयतन समझते हो? रूम का आयतन निकाल सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो उसी तरह ही गोले का आयतन होगा। तो गोले का आयतन मान लीजिए 50 है। कितना है? अब मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, जो भी होगा। तो जब 50 मीटर क्यूब में 100 आवेश है, 100 आवेश, तो 1 मीटर क्यूब का निकालना होगा। तो ये 50 से भाग नहीं कर देंगे, 100/50 हो जाएगा। मतलब हर मीटर में कितना आवेश है? 2 आवेश। तभी तो 50 मीटर क्यूब में 100 आवेश हो जाएंगे। एकांक का निकालने के लिए क्या करते हैं? संपूर्ण से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। ऐसे समझिए कि 50 पेन का दाम कितना है? 100 रुपए। तो एक पेन का दाम कितना होगा? 50 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो इतने आयतन में आवेश कितना है? क्यू है। तो एक आयतन मतलब कि एकांक आयतन में आवेश कितना होगा? एकांक आयतन में आवेश होगा क्यू बटा 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन से क्या कर दिए हैं? भाग कर दिए हैं। लेकिन क्या हमको एकांक आयतन का आवेश चाहिए? नहीं, हमको चाहिए इस आयतन का आवेश।
देख रहे हैं, इसका आयतन कितना होगा? अतः गासियन पृष्ठ के आयतन, गासियन पृष्ठ का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो जब एकांक आयतन में का आवेश इतना है तो इतने आयतन का आवेश से घिरा आवेश बराबर एकांक का यह है Q बटा 4/3, यहाँ लिख दे रहे हैं, घिरा आवेश बराबर Q बटा 4/3 पाई आर क्यूब। ये कितने का आवेश है? एकांक आयतन का। हमको कितने का निकालना है? 4/3 पाई आर क्यूब का। तो गुणा कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। हमको लग रहा है कि समझ में कम आ रहा है ये। जैसे मान लो 10 कॉलम का दाम 50 रुपया, ठीक, आपको 3 कॉलम का दाम ज्ञात करना है। तो पहले एक का निकालेंगे ना। 10 कॉलम का दाम कितना? 50 रुपए। तो एक का कितना होगा? 5। ये कैसे पता चला? इसे 10 से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो जो आया वो एक का आया, तो एक का कितना आया? 5 रुपया। अब जितने कॉलम का निकालना है बस उसका गुणा करते जाइए। 5 से कितना हो जाएगा? 15। तो उसी तरह 4/3 पाई आर क्यूब मतलब गोलीय कोश का आयतन। तो पूरे में कितना आवेश है? Q। तो एकांक आयतन का निकालने के लिए क्या कर दिए? भाग कर दिए। तो एकांक आयतन का जब निकल गया उसके बाद आपको जितना आयतन में निकालना है उतने आयतन से क्या करना जाता है? बस गुणा कर देना है। जैसे 10 कॉलम का दाम 50 रुपया, तो एक का निकाल दिए ना। अब 3 का निकालना हो, चाहे 30 का निकालना हो, चाहे 300 का निकालना हो, केवल क्या करना पड़ेगा? इसमें गुणा करना पड़ेगा। अब 30 का निकालते तो कहते 30 × 150। जितने का निकालना होगा उतने से क्या कर देंगे? गुणा करते जाएंगे। तो एकांक का निकल गया, उसके बाद जितने आयतन का हमको आवेश निकालना है उसे क्या करते जाना है? गुणा करते जाना है। तो हम गासियन पृष्ठ में कितना आवेश माने हैं जी? तो गासियन पृष्ठ से आयतन, गासियन पृष्ठ के आयतन, इससे घिरा आवेश, यही ना Q डैश है। कितना आया Q डैश बताइए तो? देखिए 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या मिला? Q आर क्यूब। क्या मिला? Q आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब। ये क्या मिल गया? आवेश मिला। कहाँ का आवेश है? जो गासियन पृष्ठ से घिरा है। तो गासियन पृष्ठ से जब घिरा आवेश निकल गया, इसके बाद हम कौन सा इसमें नियम लगाएंगे? गास का नियम लगाएंगे। अब जो फाई ई होगा ना, वो Q बटा एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, Q डैश बटा क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। और Q डैश का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना? Q आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब। और गॉस के नियमानुसार, गॉस के नियमानुसार अब हम इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। गॉस के नियमानुसार गासियन पृष्ठ, गासियन, यहाँ जानबूझ के गासियन पृष्ठ लिख रहा ना, नहीं तो आप लोग इसको समझ के जाए तो फिर समस्या होगा। तो गॉस के नियमानुसार गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा जी? फाई ई इक्वल टू Q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यह तो Q डैश आवेश को ही अपने आप में घेर रहा है, और पहले वाला निकाले थे तो पूरा Q को घेर रहा था ना, तो यहाँ पर Q था, यहाँ पर क्या है? Q डैश है। और फाई ई इक्वल टू Q डैश के बदले में क्या निकाले हैं? Q आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब। ध्यान देना, Q आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब, और तब पूरा का बटा है एप्सिलॉन नॉट, तो थर्ड बटा इसी में आके गुणा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, ये आके गुणा हो जाएगा, तो Q आर क्यूब बटा आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण बना देते हैं 3। अब समीकरण 2 भी इसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है, और समीकरण 3 भी इसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है।
बस अंतर है कि दोनों को अलग अलग मेथड से निकाला गया है। तो विधि चाहे कोई भी हो, दोनों फ्लक्स बराबर ना होंगे। या ऐसे समझ लीजिए कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, दोनों का देख रहा है ना, फाई ई है लेफ्ट हैंड साइड। तो लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो E इक्वल टू हो जाए E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू आर क्यूब, क्यू आर क्यूब बटा आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। हमको E का मान ज्ञात करना है, ये कहाँ चलाएगा, नीचे, तो हो जाएगा E इक्वल टू क्यू आर क्यूब बटा आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट तो है, अब आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा गुणा के रूप में। देखिएगा कुछ कट रहा है, आर स्क्वायर से ये कट गया, केवल एक आर बचेगा, ठीक है। तो क्यू बटा देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ, और ऊपर आर है ना, आर बटे आर क्यूब। थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर देंगे इस तरह से, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक पास, क्यू आर बटा आर क्यूब। ये जो आया ये कहाँ का वैद्युत क्षेत्र है, तो गोले के अंदर, गोले के अंदर कितना दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर। लेकिन यहाँ पर देखिए क्यू डैश खत्म हो गया ना, तो हमको आवेश इसी गोले के आवेश से काम चल जाएगा। यहाँ पर गोला पर जो आवेश दिया है ना, उसी से हो जाएगा। बस क्या बदल रहा है, जो पिछला वाला क्वेश्चन आया था उसमें या तो केवल स्मॉल आर में मिल रहा था, नहीं तो कैपिटल आर में मिल रहा था, और इसमें दोनों आर आ गया है। मतलब कि आवेश कहाँ का लिया गया है, केवल अंदर वाले का। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति। मात्रक एकदम ध्यान में रखेंगे, कभी कभी तो केवल मात्रक ही पूछ देता है 2-2 नंबर का, इसका मात्रक लिखिए। तो इसको बना लिए, हाँ वहाँ से छाप दो पूरा।